अच्छा भाई, माहौल बहुत संजीदा हो गया है। मतलब ये है हुजूर का कि आपको यहाँ बिल्कुल बोरियत नहीं होती। हाँ, बिल्कुल नहीं होती, इसलिए कि ये मेरा घर है, इसलिए कि यहाँ सब कुछ तो मुहैया कर दिया है आपने। यहाँ तक कि मेरा बाप, भाई और माँ भी यहाँ मौजूद हैं। इसके बाद मेरा घर यानी आपका घर, ये सारी चीजें इकट्ठी होकर मुझे मिल गई हैं। तो बताइए मुझे और क्या दरकार होगा। अच्छा भाई, और कोई बात है? अच्छा, अब जरा उधर के वाकयात सुन लो। किधर के? मेरा मतलब है जिस काम का आगाज आपने फरमाया था, हम इसके सिलसिले में मुसलसल आगे बढ़ रहे हैं। मसलन हसन इकबाल। हाँ, वो मेरे जहन में है, मैं उस घराने को भूली नहीं हूँ। वैसे एक बात बताइए जहांगीर। जी फरमाइए, मैंने मुस्तैदी से कहा। देखिए, खुदा ने हमें बहुत कुछ दे रखा है। मैंने ये नहीं पूछा कि आपका ज़राए आमदनी क्या है। मेरा मतलब है तनख्वाह के अलावा और कौन कौन से ऐसे ज़राए हैं जिनसे आपको दौलत हासिल हो सकती है। भाई, अगर रिश्वत वगैरह का मामला आपके जहन में है तो निकाल देना इस बात को। हम रिश्वत नहीं लेते क्योंकि वो मांगी जाती है। हमें जो चीज़ दरकार होती है छीन लेते हैं। समझ रही हैं ना आप? तो फिर मैं समझती हूँ कि आपको एक अच्छी खासी रकम हर महीने छीनना होगी। छीन लेंगे? मैंने कहा और कहा मार कर हंस पड़ा। क्यों हंसे? क्यों? कुछ नहीं, कुछ याद आ गया था। मुझे बताइए। बता दूं? हाँ, जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा छीनने में गुजारा है। मतलब DIG साहब के बेटे थे, ऐसे काम कर लिया करते थे जिनसे कानून की पुष्ट पनाही भी हासिल हो जाती थी। कुछ काम गैर कानूनी होते थे। बहुत से ऐसे काम किए हैं जिनका तज़किरा तुमसे करते हुए शर्म महसूस होती है। लेकिन ये रकम वाली बात क्यों जहन में आई? कुछ चाहिए? हाँ, बहुत कुछ। तो बहुत कुछ है हमारे पास, ऐसी बात नहीं कि ना हो। बताइए। दरअसल मैं ये चाहती हूँ कि कुछ ऐसा करूँ जिससे लोगों को खुशी हो और उनकी खुशी से मैं अपनी खुशी हासिल करूँ। बिल्कुल, इस सिलसिले में जिस तरह पसंद करो काम करो, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। सोच लीजिए, आप अपनी हद से आगे बढ़ रही हूँ, अपनी हद से बहुत आगे बढ़ जाओ। तो मैं सोशल वर्क करना चाहती हूँ। वाह, ये आइडिया जहन में कैसे आया? बस खुद ब खुद। आप यकीन कीजिए, ये किसी की दिलाई हुई तहरीक नहीं है। किस अंदाज में आप सोशल वर्क करेंगी? बस जिस अंदाज में हमने ये काम शुरू किया है। मेरा मतलब है इस काम के शुरू हो जाने के बाद मुझे जो दिली मुसरत नसीब हुई है, मैं उसे अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। भाई, जरा वजाहत हो जाए। मतलब ये है कि हसन इकबाल के मामले ही को ले लीजिए। एक तरफ आप एक ऐसे बेगुनाह इंसान की बेगुनाही साबित करने के लिए कोशां हैं, तो दूसरी तरफ वो थोड़ी सी रकम देकर मैंने उन लोगों की जिंदगी को एक सहारा मुहैया किया है। मैं समझती हूँ अभी उन्हें हमारी मदद की और भी जरूरत है। और जहांगीर, आप यकीन करें, जब इस दुनिया में मुझे अल्लाह ताला ने खुशी मुहैया की है और सुकून दिया है, तो मेरा फर्ज बनता है कि अपनी बसात भर जिस तरह भी मुमकिन हो दूसरों के लिए भी खुशियाँ मुहैया करूँ। बहुत अच्छा ख्याल है, मैं तुमसे इत्तफाक करता हूँ। इस सोशल वर्क में मुझे ऐसे लोगों की तलाश होगी जो जिंदगी के बदतरीन लम्हात में गुजर बसर कर रहे हैं। मैं उनकी छानबीन करूंगी, उनके बारे में तहकीकात करूंगी, और अगर उनका कोई ऐसा कानूनी मसला फंसा हुआ है जिसकी दाद रसी आपके जरिए हो सकती हो, तो ये काम भी करूंगी। बताइए, मुझे इसकी इजाजत है? खुली इजाजत है। और जहाँ तक इस सिलसिले में आपकी जरूरियात का ताल्लुक है, तो इसके लिए एक फंड कायम कर दिया जाएगा। और अगर इस ज़िमन में कुछ लोगों की इमदाद की जरूरत भी पेश आई, तो आप यकीन कीजिए, तो इसके बहुत से ज़राए हैं मेरे पास। बस तो फिर ठीक है, यानी मेरा एक ही मशगला तय पाया। बिल्कुल तय पाया, और कुछ नहीं। अब हसन इकबाल के बारे में बताइए, क्या सूरत हाल है? भाई, हसन इकबाल को पुलिस की तहवील से निकाल लिया गया है। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि हम लोगों ने बरवक्त इकदाम किया है, वरना SP फारूक हसन साहिब उसे कभी न छोड़ते। मेरी समझ में एक बात नहीं आती, लोग जिस महकमे से ताल्लुक रखते हैं, जो जिम्मेदारियां होती हैं, उनके तहत यही क्यों समझते हैं कि जो फैसला वो कर लें वो हरफे आखिर हो। आखिर किसी ऐसे शख्स की फरियाद तो सुननी चाहिए जो ये कहता हो कि उसने ये जुर्म नहीं किया है। मैं ये सवाल आपसे करती हूँ। दरअसल मेरी अकल तो इस सिलसिले में ज्यादा कारगर नहीं है, लेकिन आप पर मुझे पूरा भरोसा है। तो फिर इस बात का जवाब दीजिए। एक शख्स मजलूम की हैसियत से सामने आता है, इंसान होता है। एक शख्स वो जिसके खिलाफ कार्रवाई होती है, और वो भी इंसान होता है। बेशक वो इंसान जिसके खिलाफ कार्रवाई होती है दाद रसी का तालिब होता है, उसे हर तरह की दाद रसी मुहैया होनी चाहिए। लेकिन वो जो एक मुल्जिम है वो भी तो इंसान है। हो सकता है बाज़ औक़ात हालात इस किस्म के शवाहिद पैदा कर देते हों कि इंसान मुजरिम महसूस हो, लेकिन इसके बारे में खुली तहकीकात कर ली जाए और इसकी बातों पर भी गौर कर लिया जाए, तो आखिर इसमें कोई हर्ज है? नहीं फरीदा, इसमें एक अलमिया है गलत सोच का। पुलिस और मुजरिम एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते। हाँ, अगर मुजरिम का जुर्म साबित हो जाए तो पुलिस को अपने फर्ज की अदायगी करनी चाहिए
और फर्ज की अदायगी के सिलसिले में इस कदर ज्यादा बेख्तियार नहीं होना चाहिए कि इंसानियत की हद से तजावज कर जाए। बेशक इसमें कोई शक नहीं है। खैर, तो मैं बता रहा था तुम्हें कि हसन इकबाल को मैंने अपनी तहवील में ले लिया है और अब वो मेरी निजी क़याद में है। गोया इसका मकसद ये नहीं है कि सरकारी तौर पर उसे मासूम करार दे दिया गया है, बल्कि अभी उसके बारे में मुकम्मल तहकीकात होगी। लेकिन मैंने उसे उन लोगों के चुंगल से निकाल लिया है जो हर कीमत पर उसे मुजरिम साबित करने पर तुले हुए थे। इसके पसे पर्दा क्या है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। और अभी थोड़ी देर कबल इसके वालिदैन को, मेरा मतलब है इसकी माँ और बहनों को, इसके पास बुलाया गया है। इसने एक और आरज़ू का इजहार किया था कि वो अपनी माँ और बहनों से मिलना चाहता है और मैंने इसकी आरज़ू की तकमील कर दी। खुदा आपको खुश रखे और हमेशा हमेशा रखे। लेकिन अब आप मुझे ये बताइए कि अब आपका क्या ख्याल है, क्या हसन इकबाल कातिल है? अभी दावे से नहीं कहा जा सकता। बदकिस्मती की बात यही तो है कि इसे उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब कत्ल हुआ, और इस शक्ल में गिरफ्तार किया गया कि इसके हाथ में पिस्तौल था और उस पिस्तौल से गोली चलाई गई थी। मतलब ये है कि बज़ाहिर यूं महसूस होता है कि वो मुजरिम है, लेकिन कोई ऐसा ही अमल कार फरमा है जिसके जरिए उसे मुजरिम बनाने की कोशिश की गई है। तो इसमें ये बात भी साफ कही जा सकती है कि जिन लोगों ने इसे मुजरिम साबित करने की कोशिश की है वो लोग बहुत ज्यादा ज़हीन लोग हैं और उन्होंने ऐसा माहौल पैदा कर दिया है जिससे ये एहसास हो जाए कि यही शख्स मुजरिम है। तो हसन इकबाल से इस बारे में और कोई खास गुफ्तगू हुई? अभी नहीं, अभी तो इब्तदा की है। ये ख्याल पैदा हुआ है कि दरपर्दा कोई और कहानी भी मौजूद है, यकीनन होगी। मैं दावे से कह सकती हूँ इस सिलसिले में कि इसके पसे मंजर कोई गहरी कहानी है। आप आखिर ये बताइए कि इसने उसी लड़की को क्यों कत्ल किया जो किसी जमाने में इसकी महबूबा थी। डियर फरीदा, हम इस अंदाज में नहीं सोच सकते। हो सकता है कत्ल की वजह भी यही हो। बहरहाल आप तहकीकात कीजिए और बदकिस्मती अगर इसे मुजरिम साबित कर देती है तो एक बात मैं आपसे जरूर कहूंगी कि उसने बुरा किया, अपने लिए नहीं बल्कि अपने अहले खानदान के लिए। मैं खामोशी से गौर करने लगा था। मेरी फरीदा के साथ बहुत सारी बातें होती रहीं और इसके बाद मैंने अपने लिए वो लम्हात निकाल लिए जब मुझे इस केस पर गौर करना था। बुनियादी चीज यही थी कि मुझे हालात के बारे में पूरा अंदाजा हो। तन्हाई में बैठकर मैंने इस सिलसिले में सोचा। मिसेस जमाली को मैंने गहरी नजरों से नहीं देखा था, लेकिन जितना देखा था उससे ये अंदाजा होता था कि वो खूबसूरत थी। इसके अलावा ये बड़ी हैरानकुन बात थी कि वो किसी जमाने में हसन इकबाल की क्लास फेलो रह चुकी है, और ये भी हैरानकुन बात थी कि मसूद जमाली भी इसी शोबे से ताल्लुक रखता था, यानी प्रोफेसर था। अब उनके दरमियान राब्तों को तलाश करना था। लेकिन क्या ये बेहतर नहीं होगा कि इस सिलसिले में हसन इकबाल ही से तमाम तफसीलात मालूम की जाएं? बल्कि ये बेहतर नहीं, इंतहाई जरूरी था। इब्तदाई मालूमात हसन इकबाल ही फराहम करेगा। यकीनी तौर पर उसने पुलिस के सामने कत्ल का इकरार नहीं किया था और अपनी कहानी वहाँ जरूर सुनाई होगी। वो तफसील तो मुझे सही तौर पर कभी नहीं मालूम हो सकी थी, लेकिन हसन इकबाल मेरे पास मौजूद था। आखिर फैसला मैंने ये किया कि दिमाग सोजी इस वक्त करूंगा जब हसन इकबाल से तमाम तफसीलात मालूम हो जाएं, और इसके बाद जाहिर है दूसरा ही दिन मौजूद था। चुनांचे बाकी वक्त फरीदा के साथ गुजारा गया। दूसरे दिन नाश्ते वगैरह से फरागत हुई। अहले खानदान, मेरा मतलब है वो खानदान जो अब मेरी इस कोठी में आबाद था, अपने अपने मशागल में मसरूफ हो गया। आफ्ताब कमाल की तरफ से भी कोई पैगाम मौसूल नहीं हुआ था। चुनांचे मैं खुद ही उस तरफ चल पड़ा। तैयारियां करने के बाद फरीदा ने मुझे रवाना किया था। हेडक्वार्टर में मेरा बेहतरीन इस्तकबाल किया गया। आफ्ताब कमाल ने एक ऐसा खूबसूरत माहौल मुहैया कर दिया था कि अगर कोई अजनबी इस माहौल में दाखिल हो तो उस पर बड़े अच्छे असरात मुरतब हों। भरतौर मैं अपने शानदार ऑफिस में जा बैठा जो हमेशा मेरे लिए मखसूस रखा गया था। इस ऑफिस को भी बड़े आला पैमाने पर डेकोरेट किया गया था और यहाँ बेहतरीन सजावट की गई थी। मुकम्मल खामोशी थी। आफ्ताब कमाल थोड़ी देर के बाद मेरे पास पहुँच गया। वो अपने मामूलात में मसरूफ था। मैंने मुस्कुराते हुए उसका इस्तकबाल किया। आफ्ताब कमाल ने कहा, सर कैसे मिजाज हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, अब ये बताओ कि हसन इकबाल की क्या कैफियत रही? वो लोग अपनी मर्जी के मुताबिक उसके पास रहे। नफीस अहमद भी उसके पास मौजूद था। बड़े जज्बाती लम्हात थे। आप तो चले गए थे, लेकिन मुझे काफी देर तक उसके साथ रहना पड़ा और इसके बाद मैंने हिदायत कर दी कि जब वो वापस जाना चाहें तो उन्हें एहतराम के साथ वापस पहुंचा दिया जाए, और फिर मैंने ऐसा ही किया। हसन इकबाल ज्यादा मसरूर है, उसे मेरे पास ले आओ, मैंने कहा, और आफ्ताब कमाल ने गर्दन हिला दी। मैंने हसन इकबाल का हुलिया ही बदला हुआ देखा। यह आफ्ताब कमाल का कारनामा था। हसन इकबाल एक साफ सुथरे लिबास में पहले से बहुत मुख्तलिफ नजर आ रहा था। पहले उसका शेव बढ़ा हुआ था, बाल बिखरे हुए थे। उसे न जाने कितने अरसे से नहाने तक नहीं दिया गया था। चेहरा मुरझाया हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में उस वक्त जिंदगी की चमक पाई जाती थी। वो अंदर दाखिल हुआ।
अदब से उसने मुझे सलाम किया और एक जानिब खड़ा मुझे देखता रहा। मैंने मुस्कुराकर उसे सलाम का जवाब दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कुर्सी पर बैठ गया। फिर उसने आहिस्ता से कहा, सर पुरानी और घिसी पिटी बातें हैं, ना मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ना अपने जज्बात का इजहार करूंगा, क्योंकि अल्फाज बेकीमत होते हैं। दिल में किसी के लिए जो एहसासात पैदा होते हैं बस उन्हें लफ्जों की शक्ल नहीं दी जा सकती। तुम इस परेशानी में क्यों मुब्तला हो? चंद अल्फाज मुझ पर खर्च कर दोगे तो मुझे इनसे कोई फायदा नहीं होगा। वैसे तुम मुझे बहुत अच्छे इंसान मालूम होते हो। नहीं सर, पता नहीं लोग कैसे अच्छे इंसान बन जाते हैं और किस तरह उन्हें अच्छा इंसान कहा जाता है। हमारे मजहब में मायूसी को कुफर करार दिया गया है। अब मैं मायूस नहीं हूँ, उसने जवाब दिया। वालिदैन से मुलाकात हुई? सर इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। खुदा आपकी वो आरजुएं पूरी करे जो आपके दिल में हों। मैंने उनसे मुलाकात की और सर मुझे ये भी मालूम हो गया कि बात यहीं तक महदूद नहीं रही, बल्कि आपने उनकी माली मदद भी की है। आप अपनी मिसेज के साथ वहाँ गए थे और मेरी माँ को अच्छी खासी रकम देकर आए हैं। मैं तो यही समझता हूँ कि अल्लाह ने आपको मेरे लिए फरिश्ता बना दिया है और खुदा के काम ऐसे ही होते हैं। जब इंसान हर तरफ से मायूस हो जाता है तो रहमत खुदावंदी जोश में आती है और फिर उसके मसाइल हल होते चले जाते हैं। न जाने क्यों मेरे दिल में उम्मीद की एक शमा रोशन हो गई है और अब मेरा दिल ये कहता है कि हो सकता है अल्लाह ताला मुझे इस अजाब से निकाल ले। सर सही मानों में उम्मीद की शमा तो अब मेरे दिल में रोशन हुई है। उसकी आवाज भरा गई। मैंने आहिस्ता से कहा, हाँ मायूसी वाकई कुफर होती है। हम कोशिश करेंगे कि हकीकत सामने आए, लेकिन हसन इकबाल एक बहुत बड़ा मसला दरपेश है और मैं इसके सिलसिले में जो अल्फाज तुमसे अदा करूंगा तुम ना इसे अपनी तौहीन समझना, ना मेरी तरफ से किसी किस्म की बददियानती, बल्कि सच्चाई ये है कि मैं तुम्हारी मुकम्मल कहानी जानना चाहता हूँ। तुमसे तुम्हारे ही बारे में मालूमात हासिल करना चाहता हूँ, क्योंकि इस बात पर मेरा यकीन है कि जो कुछ तुम बताओगे वही तुम्हारे रास्ते होंगे। देखो, इंसान से जिंदगी में बहुत सी नुमाया गलतियां हो जाती हैं। बहुत से गलत इकदाम कर बैठता है वो जज्बात के हाथों मजबूर होकर, लेकिन झूठ को छुपाने की कोशिश बहरहाल खुल जाती है। झूठ झूठ होता है और सच सच। क्या तुम इस बात पर यकीन रखते हो? आपको यकीन दिलाने का क्या जरिया होगा? कुछ नहीं, मैं अहमक नहीं हूँ। तुमने अंदाजा लगा लिया होगा कि तुम्हें एसपी साहिब के चुंगल से निकाल कर लाना किसी अहमक का काम नहीं हो सकता। जब मैं ये काम कर सकता हूँ तो ये भी कर सकता हूँ कि तुम्हारी गुफ्तगू में सच या झूठ तलाश कर लूँ। झूठ बोलने की कोशिश करोगे तो जो अल्फाज अदा कर चुके हो उसकी नफी हो जाएगी, लेकिन सच्चाइयों की परख मुझे आती है। जी सर, जानता हूँ। चुनाचे जो सवाल करूँ उसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब देना। जी सर। वहाँ से आगाज करता हूँ जहाँ से तुम नौमान आफरीदी की कोठी में दाखिल हुए थे। बता सकोगे कि तुम वहाँ उस वक्त क्यों पहुँचे थे? और सुनो, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि पुलिस को तुमने इस सिलसिले में क्या जवाब दिया है। वही बयान जो आपको देने वाला हूँ। चलो ठीक है, इस तरह ये बात भी तय हो जाएगी और मुझे मुहिम्मा हल करने में आसानी होगी। आपने सवाल किया था कि मैं वहाँ क्यों गया था। मुख्तसर सी कहानी सुना दूं सर। बहुत बदनसीब हूँ मैं। जिंदगी के बेशतर मामलात में नाकामियों का सामना ही करना पड़ा है। 4 बहनें हैं, वालिद हैं, वालिदा हैं और भाई मैं अकेला ही हूँ। मेरा और कोई भाई नहीं है। वालिद साहिब इस किस्म के लोगों में से हैं जो अपने घर पर अपनी बर्तरी कायम रखने के ख्वाहिशमंद होते हैं। उल्टा सीधा जो कुछ भी करें उसे ही जायज समझते हैं। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा क्योंकि वो बहरहाल मेरे बाप हैं, लेकिन सच ये है कि हम एक बेहतर जिंदगी गुजार रहे थे। वो मुलाजमत करते थे, मैं तालीम हासिल कर रहा था। बहनें भी पढ़ लिख रही थी। हम छोटा मोटा बेहतर घर रखते थे, ऐसा घर जिसमें खाने पीने के लिए कोई परेशानी नहीं थी। जो कुछ बैंक बैलेंस रखा गया था कि उनकी शादी के काम आए सब निकाल लिया। मुलाजमत छोड़ दी, अपना फंड ले लिया। वो मकान बेच दिया जो हमारा अपना जाती मकान था और किराए के मकान में मुंतकिल हो गए। तमाम रकम कोई 15-16 लाख इकट्ठा हुई, जिसको उन्होंने फाइनेंस कंपनी की नजर कर दिया। 3-4 माह तो उसकी किस्तें वसूल हुई और इसके बाद वही हुआ जिसकी निशानदही उन्हें दबे अल्फाज में कर दी गई थी, यानी फाइनेंस कंपनियां फ्रॉड साबित हुई और हमारी सारी रकम डूब गई। वालिद साहिब और कुछ तो ना कर सके, बस ज़हनी तवाजुन खो बैठे और यहाँ से हमारी बदनसीबी का आगाज हो गया। मुझे तालीम वगैरह तर्क कर देनी पड़ी और मैं मुलाजमत की तलाश में सरगर्दा हो गया। बुराइयों और नहुस्तों का आगाज हो गया। मुझे मुलाजमत मिली, लेकिन अजीबो गरीब अंदाज में मिली और इसके बाद उस शख्स ने मेरे ऊपर गबन का इल्जाम लगा दिया जिसका मैं मुलाजिम था। हालांकि मुझे मुलाजिम हुए कोई 1.5 या 2 माह ही हुए थे कि गबन के इल्जाम में मुझे गिरफ्तार कर लिया गया और फिर ये इल्जाम साबित कर दिया गया। कितना गबन का इल्जाम लगाया गया था? तकरीबन 3.25 लाख सर। और यकीनन ये इल्जाम झूठा होगा। बिल्कुल झूठा। क्या वो शख्स तुमसे किसी किस्म की दुश्मनी रखता था? बिल्कुल नहीं सर।
अचानक ही ये सब कुछ हुआ। गबन की नोयत क्या थी? बस सर कुछ हिसाबात में गड़बड़ हुई थी, कुछ वाउचर गलत साइन हो गए थे और उन्हीं का इल्जाम मुझ पर आयद हुआ। वो रकम वाकई नहीं मिल सकी। मुकदमा चला। हाँ सर, बहुत मुख्तसर, और इसके बाद मुझे जमानत पर रिहाई मिली। मैं उस शख्स से सिर्फ ये कहने गया था कि अपनी गलत फहमी दूर कर ले, मेरे हाल पर रहम खाए, लेकिन वहाँ मुझे मारा पीटा गया और इसके बाद मेरी जमानत भी मनसूख हो गई और मुझे दोबारा गिरफ्तार करके दूसरे इल्जामात भी लगाए गए। नतीजे में मुझे 4 साल की सजा हुई। ये सजा काटने के बाद मैं बाहर निकला और आप समझते हैं कि घर की क्या हालत हो गई होगी। तमाम अशिया बिक चुकी थी। बहनें मेहनत मजदूरी करके जिंदगी की गाड़ी घसीट रही थी। वालिदा की बुरी हालत थी। वालिद साहिब बदस्तूर ज़हनी तवाज़ुन खोए बैठे थे और किसी काबिल नहीं रहे थे। मुझे इन तमाम हालात को मद्देनजर रख कर नौकरी की तलाश थी। मुख्तलिफ लोगों से मिलता रहा। फिर किसी ने नोमान आफरीदी साहिब के बारे में बताया कि उन्हें प्राइवेट सेक्रेटरी की जरूरत है और मुझे एक सिफारशी खत देकर रवाना किया गया। वक्त वही दिया गया था जिस वक्त मैं वहाँ पहुँचा, लेकिन जब मैं दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो वहाँ किसी तकरीब का सा गुमान हुआ। मैंने चौकीदार से कुछ कहना चाहा, लेकिन वो एहतराम से मुझे अपने साथ अंदर ले चला। मैंने रास्ते में भी उसे कई बार टोका, लेकिन गालिबन वो भी यही समझा था कि मैं भी इस तकरीब का कोई मुअज़्ज़ज़ मेहमान हूँ। मैं बादरे न खास्ता उसके साथ अंदर चलाया और जो ही मैंने दरवाजे से अंदर कदम रखा, मुझे एहसास हुआ कि वाकई मेरा अंदाजा दुरुस्त था। यहाँ तो बाकायदा तकरीब हो रही थी। मैं अभी दरवाजे ही में खड़ा हुआ था, चौकीदार मुझे छोड़कर चला गया था कि अचानक मुझे फायर की आवाज सुनाई दी। जिस जगह मैं खड़ा हुआ था वहाँ एक पर्दा भी पड़ा हुआ था। मैं हैरान सा खड़ा हुआ था कि किसी ने मेरा बाजू पकड़ा। चौंक कर पलटा तो उस शख्स ने, जो दुबले पतले बदन का बुरी आंखों वाला आदमी था, मेरे हाथ में पिस्तौल थमा दिया। मैं समझ नहीं पाया था, वो शख्स पर्दे के पीछे गायब हो गया और फिर जब मुझे एहसास हुआ कि मेरे हाथ में पिस्तौल है तो मैंने वो पिस्तौल फेंकना चाहा, लेकिन उसी वक्त एसपी फारूक साहिब ने लपक कर मुझे दबोच लिया। सर बस इतनी सी बात थी और कोई बात नहीं। मैं गौर से हसन इकबाल की सूरत देखता रहा। फिर मैंने कहा, तुम्हारा सामान पुलिस की तहवील में होगा? जी सर। यह सिफारशी खत भी यकीनी तौर पर उस वक्त तुम्हारे लिबास में मौजूद होगा? जी सर। तुमने एसपी फारूक हसन साहिब को वो खत दिखाया था? सर, मेरी तलाशी के दौरान वो तमाम चीजें ले ली गई थी, लेकिन मैंने उनकी निशानदही कर दी थी और ये तमाम तफसील एसपी साहिब को भी बताई थी, जिसे उन्होंने हकारत से सुना और नजरअंदाज कर दिया। गालिबन उन्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आया था। वो खत किसने दिया था तुम्हें? प्रोफेसर शहाब ने। ये भी मेरे यूनिवर्सिटी के जमाने ही के शनासा थे। ठीक। बहरहाल अब मैं दूसरी समत आता हूँ हसन इकबाल, और मुझे यकीन है कि तुम इस मसले में भी मुझसे ताउन करोगे। जी सर। मकतूला के बारे में तुम्हें इल्म हुआ कि उसका नाम समीरा मसूद जमाली था? जी सर। समीरा को तुम कब से जानते हो? मैंने सवाल किया और हसन इकबाल ने निगाहें उठाकर मुझे देखा और फिर बोला, तकरीबन 8 साल, बल्कि शायद इससे भी कुछ ज्यादा अरसे से। कहाँ मुलाकात हुई थी? सर, यूनिवर्सिटी में। वो मेरी साथी थी। क्या तुम उससे मोहब्बत करते थे? जी सर। और समीरा? वो भी सर। हमारे दरमियान मुस्तकबिल के ऐदो पैमान हो गए थे। समीरा के बारे में मुझे कुछ और तफसील बताओ। सर, उसकी कहानी बहुत अजीब थी। काफी अरसे तक तो मुझे उसके बारे में मालूम ही नहीं हो सका। आहिस्ता आहिस्ता हमारे दरमियान रवाबत बढ़े थे और बहुत अरसे के बाद उन्होंने मोहब्बत की शक्ल इख्तियार की थी। समीरा बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत सलीकामंद, बहुत नफीस तबीयत की मालिक, लेकिन वो हमेशा अफसुर्दा रहा करती थी। तवील अरसे के बाद उसने मुझे अपनी अफसुर्दगी की कहानी सुनाई। अजीबो गरीब कहानी थी सर।